मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। बेसिकली पार्टनरशिप को समझने के लिए हम उसका डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन से हम छोटे छोटे टुकड़े करके पार्टनरशिप को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अ पार्टनरशिप दिस is the relation between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all the partner। बेसिकली हमने जो ये डेफिनेशन देखा है, इस डेफिनेशन से अगर हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में इनको तोड़ दें तो हम पार्टनरशिप को बहुत इजीली टर्म्स में समझ सकते हैं। अब देखिए, बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन यानी कि तो मैंने यहां पे लिखा टू और मोर पर्सन। तो मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां से जो ये पर्सन की बात कर रहे हैं, मैंने इस पर्सन को ब्रेक कर दिया टू और मोर पर्सन। पहले मैं एक बार पॉइंट्स आपको समझा देता हूं। फिर मैंने कहा इसके अंदर रिलेशन, बेसिकली जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन फाउंड होगा वो फाउंड होगा बेसिकली एग्रीमेंट से। फिर हमने आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट के लिए मैंने यहां लिख दिया प्रॉफिट शेयरिंग। और फिर हमें आगे दिया हुआ है बिजनेस को मैंने यहां पर लॉफुल, अनलॉफुल, इलीगल, बेसिकली और भी चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको बताऊंगा। और फिर हमने कहा ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो बेसिकली हमने ले लिया म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। क्या ले लिया? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। क्या ले लिया? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप हमने ले लिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, इस डेफिनेशन को ब्रेक किया हुआ है यहां पर 5 पार्ट्स में। और अब हम चाह रहे हैं कि ये जो 5 पार्ट्स हमने ब्रेक किए हुए हैं, इन 5 पार्ट्स से हम पार्टनरशिप के डेफिनेशन को इजीली तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां उठाया टू और मोर पर्सन। अब बात यहां आती है कि मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए। तो हमने लिखा हुआ है कि मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए। अब बात ये आती है कि वो जो हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप फर्म में आकर के पार्टनर बन सकते हैं, वो पर्सन जो बन सकते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान सकते कि वो कौन से मेंबर होंगे, वो कौन से पर्सन होंगे जो यहां आकर के पार्टनर बन सकते हैं, तो सबसे पहले हम समझें हु मे बी अ पार्टनर, कि बेसिकली पार्टनर बन कौन सकता है। हु मे बी अ पार्टनर, बेसिकली पार्टनर बन कौन सकता है। तो मैं यहां बात करें कि पार्टनर कौन बन सकता है, तो बेसिकली पार्टनर बनने के लिए सबसे पहले आती है एज लिमिट। क्या आती है? एज लिमिट। एज लिमिट जो है वो होनी चाहिए 18 एंड अबव, 18 साल हो या 18 साल से ज्यादा हो, सबसे पहले। सेकंड हम बात करते हैं कि एज लिमिट हो गई। अब एज लिमिट के बाद में सेकंड कंडीशन आती है कि वो पर्सन साउंड माइंडेड हो, यानी कि अनसाउंड माइंड ना हो। यानी कि जिस पर्सन को हम बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं वो पर्सन पागल नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन आती है कि हम उस पर्सन को और पार्टनर बना सकते हैं जो पर्सन इंसॉल्वेंट ना हो। क्या ना हो? इंसॉल्वेंट ना हो, यानी कि एज लिमिट 18 एंड अबव हो, जो पर्सन साउंड माइंडेड हो यानी कि पागल ना हो, और जो पर्सन इंसॉल्वेंट ना हो, मतलब किसी भी कोर्ट से अगर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो पर्सन भी क्या नहीं बन सकता है? पार्टनर नहीं बन सकता है। अब वो डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, तो क्यों पार्टनर नहीं बन सकता है, इसे मैं आपको समझाऊंगा एग्रीमेंट में। तो बेसिकली हमने कहा कि जो मेंबर मिनिमम 2 हैं,
या 2 से जब हम ज्यादा बात करेंगे तो वो कौन लोग होंगे, तो ध्यान रखिएगा वो पर्सन 18 और 18 से ज्यादा एज का होना चाहिए, वो पर्सन साउंड माइंडेड होना चाहिए, और वो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, अगर कोई पर्सन पागल घोषित कर दिया है, तो वो यहाँ आकर के पार्टनर नहीं बन पाएंगे। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम मेंबर हमारे पास में 2 है, मैक्सिमम मेंबर 50 या फिर 100। 50 मेंबर पार्टनरशिप में डिक्लेयर किए गए, 50 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 50 मेंबर से भी ज्यादा लेकर के जाना चाहते हो, तो ये जो परमिशन है वो 100 तक हमने इसको बढ़ाया हुआ है। और यहाँ फिर कंपनीज एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जाकर के हमें देखना होगा, उसके जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो करने होंगे। इसमें लिखा हुआ है वाइड रूल हमारा 10 है, मिसलिनियस जो कंपनीज एक्ट 2014 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं एग्रीमेंट की। अब देखिए एग्रीमेंट का ही मतलब ये होता है जब कोई मिलकर के बिजनेस करता है, तो देखो जब कोई जान पहचान के लोग हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट करें। वो जान पहचान के लोग हैं, वो ऑरली बातचीत कर लें, बिजनेस चालू कर सकते हैं। लेकिन कहा यह गया है कि ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ओरल या रिटन में से अच्छा कौन सा होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब डिस्प्यूट होगा तो प्रॉब्लम आएगी प्रूफ की, और जब प्रूफ नहीं होगा तो डेफिनेटली डिस्प्यूट होगा ही होगा। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि ओरल और रिटन में से बेस्ट कौन सा है, तो मैं कहूंगा बेस्ट हमारा है रिटन। क्योंकि रिटन में, लिखित में जब हम कोई एग्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास प्रूफ होगा, और जब प्रूफ होगा तो फिर उस बिजनेस में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम होंगे। क्योंकि जब क्लैरिटी होगी किसी भी टर्म्स में तो वो बहुत आसान होगी, और क्लैरिटी जब होगी जब रिटन में चीजें लिखी गई होंगी। तो बेसिकली ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहां पर बिजनेस और एग्रीमेंट में एक चीज और बता दूं, यही जो एग्रीमेंट है इसी को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, और उस समय में पार्टनरशिप डीड को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि जो ए और बी 2 पर्सन हैं उनके बीच में, ए और बी 2 पर्सन हैं उनके बीच में जो भी बातें हुई हैं कि हम बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस का नाम क्या होगा, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, बिजनेस का कॉन्टेक्ट क्या होगा, उसकी ईमेल आईडी क्या होगी, उसका मोबाइल नंबर क्या होगा, और वो कहना चाहिए उसमें कौन कौन जो पार्टनर हैं उनके नाम क्या होंगे, उनका एड्रेस क्या होगा, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, कितना वो ड्राइंग का लिमिट हो सकता है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उस पर इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, प्रॉफिट कैसे बटेगा, सैलरी कितना देंगे, बोनस कितना देंगे, कमीशन कितना देंगे, नया पार्टनर आएगा तो क्या डिस्कशन होगा, कोई पार्टनर रिटायरमेंट होगा तो क्या डिस्कशन होगा। ये जितनी भी बातें हैं ये सारी बातें उस एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, और उसी को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेस की। देखिएगा बिजनेस में हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले चीज और लिखी मैंने इसमें, बट नॉट अ जॉइंट ओनरशिप या चैरिटेबल एक्टिविटी। चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब है कि जब आप कोई ऐसी काम कर रहे हैं जहां पर आप दान धर्म लेकर के और बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहां नहीं आएंगी, वो सब सोसाइटी और एनजीओ में लेके आपको जाना पड़ेगा। और जो जॉइंट ओनरशिप की बात होती है, देखो जॉइंट ओनरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब हम ये सारी चीजें अभी मैं आपको बता दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जॉइंट ओनरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस चीज को आप माइंड में रखिए, ये भी अभी हम थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप बिजनेस करें वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। देखिएगा लॉफुल का मतलब ये है कि जब हम दारू का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन में सबसे पहले दारू को ओपन किया गया, भैया दारू की दुकानें चालू करो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम दारू का बिजनेस कर रहे हैं और जब लॉकडाउन हुआ तो सारी दुकानें बंद कर दी गई, और सारी दुकानें बंद कर दी गई तो दारू की भी सारी दुकानें बंद हो गई। और अगर उस समय हम दारू की दुकान को ओपन करते तो ये माना जाता कि हम लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। लॉ को इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि हमें मना किया गया है
कि ये बिजनेस अभी आप नहीं कर सकते, और फिर भी हम आकर के ओपन कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हमारी शॉप है हम क्यों ना ओपन करें। आपकी शॉप है, आप उसको ओपन करते थे, फिर भी आप उस समय नहीं कर सकते थे जब गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था। बेसिकली तो हम कहते हैं कि वो अनलॉफुल हो गया। क्या हो गया? वो अनलॉफुल हो गया। और लॉफुल का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उनके दायरे में रह करके जब आप कोई काम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लॉफुल है। यहीं पर बात आती है इल्लीगल की। इल्लीगल का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस पहले दिन से लॉफुल है ही नहीं है, पहले ही दिन से, यानी कि वो बिजनेस आप इंडिया के अंदर नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा जब क्लास लेता हूं तो मैं हमेशा ये बताता हूं कि इलीगल बिजनेस में हमारे यहां पर जो बेसिकली हमारे यहाँ क्रिकेट खूब होता है, आईपीएल होने लगा तो सट्टा होने लगा, और सट्टा होने लगा तो लोग सट्टे खेलते भी हैं, उसमें पकड़े भी जाते हैं। लेकिन जो सट्टा खेलना है वो हमारे यहाँ पर क्या नहीं है? लीगल नहीं है, वो हमारे यहाँ पे इलीगल है। अब सट्टा खेलना हमारे यहाँ पे इलीगल है, मतलब अगर हम इसका बिजनेस करना चाहते हैं, इमरान हाशमी की मूवी आपने देखी होगी, अगर हम वो सट्टे वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। वो पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस की कैटेगरी में माना ही नहीं जाएगा, उसको इलीगल माना जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप वो बिजनेस करना चाहते हैं तो अगर इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरीके से विदेशों में ये जो सट्टा वगैरह होता है विदेशों में इसको ओपनली किया जाता है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही तरीके से हमारे यहाँ पर लॉ बदल दिया जाए, जिस तरीके से 370 धारा हो या दूसरी जो चीजें हो वो बदली जा रही हैं, उसी तरीके से अगर हम इसको बदल दें इन द सेंस मतलब कि हम ये रूल बना दें कि आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं, आप आओ इस पे सट्टा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बाकायदा ऑफिस खोल लिया जाए, ऑफिस खोल करके वहां पे बैठा जाए, और बाकायदा जो हमारे यहाँ पे सट्टे खेलने वाले लोग हैं जो अभी डर के छुप करके खेलते हैं वो बाकायदा ऑफिस में आए, रजिस्टर्ड कराएं, और जो भी इनकम होगी वो लीगल मानी जाएगी, बाकायदा उस पर इनकम टैक्स लगेगा, और बाकायदा गवर्नमेंट एक तरीके से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बढ़ने के साथ साथ में इससे इंप्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। क्योंकि सट्टा तो अभी भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सट्टा भी नहीं हो रहा है, बस लोग अभी डर करके बैठ करके अंदर कर रहे हैं, छुप करके कर रहे हैं। इससे लॉस ये है कि हमारा जो सरकार है उसको लॉस ये है कि उसको टैक्स नहीं मिल रहा है, लोग बराबर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो बात कर रहे हैं इलीगल की, अगर हम इसको लेकर के जाना चाहते हैं लीगल में तो रूल बना करके इसको हम लीगल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा लॉफुल, अनलॉफुल और इलीगल। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। देखो प्रॉफिट शेयरिंग में हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो माइनर है, अभी हमने ये भी समझा कि सर आपने कहा कि जिसकी एज 18 साल से कम है उसको आप पार्टनर नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से कम है और आपको लगता है कि आप उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं बेनिफिट्स देने के लिए, तो आप उसको पार्टनर बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर हम उसको प्रॉफिट देने के लिए पार्टनर बना रहे हैं तो हमारा क्या बेनिफिट है, क्योंकि बेनिफिट हमारा हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉफिट देने के लिए हम उसको बना रहे हैं। जब अच्छा होगा तो हमारे साथ है, जब बुरा होगा तो वो हमारे साथ तो नहीं रहेगा। तो ऐसे आदमी के साथ बिजनेस करने से हमको क्या बेनिफिट होगा और क्यों हम ऐसे आदमी को अपने बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं। तो सिंपल से आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप लिटिल चैंप वगैरह देखते हैं, डांस इंडिया डांस देखते हैं, तो इनके अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आकर के वहां पर गाना गाते हैं, डांस परफॉर्मेंस करते हैं, और ये जब जीत जाते हैं, विनर हो जाते हैं, तो बाकायदा ये स्टार बन जाते हैं। जब ये स्टार बन जाते हैं, जब ये किसी सिटी में आकर के कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम्स करते हैं, वहां से ये लाखों रुपए कमाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि इन लोगों को रख करके अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप डांस की क्लास ओपन करना चाहते हैं, आप म्यूजिक का क्लास ओपन करना चाहते हैं, और इन लोगों के साथ अगर आपकी पार्टनरशिप होगी तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि आपके पास एक फेस है जिसको देख करके लोग उस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन में वो माइनर पर्सन पार्टनर बन सकता है, और इसीलिए आप उसको पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो बिजनेस लॉस में जाएगा तो वो लॉस शेयर नहीं करेगा, वो केवल और केवल प्रॉफिट शेयर ही करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब बात आती है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। देखिएगा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप में हमें समझना पड़ेगा कि ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर, मतलब एक पार्टनर काम करे या सारे पार्टनर काम करें या एक पार्टनर काम करे
तो भी ये माना जाएगा कि ये काम सारे पार्टनर्स ने मिलकर के किया है। यानी कि जो पार्टनर काम कर रहा है और जो पार्टनर काम नहीं कर रहे हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा इसमें म्यूचुअल कंसर्न नहीं था, अगर इसमें कोई लॉस हो रहा है इसके लिए ये पार्टनर जिम्मेदार है, इसलिए इस पार्टनर से ही आप वो लॉस रिकवर करें, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई एक पार्टनर काम कर रहा है तो जितने दूसरे पार्टनर हैं वो भी उस काम के लिए बराबर से लायबल होंगे। वो ये नहीं कह सकते हैं कि साहब मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का जो सबसे मेन कंसेप्ट है, जो पार्टनरशिप का सबसे मेन पिलर है, वो ये है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। और म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की जब मैं बात करता हूं तो यहां मैं आपको बता दूं, जो मैंने उस समय आपसे कहा था कि जो बिजनेस है उसमें जॉइंट ओनरशिप की जो मैंने आपसे बात की थी, जॉइंट ओनरशिप में बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल पार्टनरशिप से हो सकती हैं, लेकिन ये फिफ्थ पॉइंट जो है वो जॉइंट ओनरशिप को फॉलो नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट जॉइंट ओनरशिप को फॉलो इसलिए नहीं कर सकता, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर मैंने कोई काम किया तो मेरे पार्टनर लायबल हैं, लेकिन जॉइंट ओनरशिप में ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई काम किया तो मेरा जो जॉइंट ओनरशिप वाला है वो लायबल है। और यहीं पर डिफरेंस हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर और जॉइंट वेंचर के अंदर या जॉइंट ओनरशिप के अंदर। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि जॉइंट ओनरशिप और पार्टनरशिप दोनों ही कैसे हैं, अलग अलग हैं। कैसे हैं? दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये सारी की सारी चीजें सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो ये जो डेफिनेशन था वो पूरा क्लियर हो जाता है, हमारा पार्टनरशिप भी क्लियर हो जाता है। तो हमें समझना ये पड़ेगा कि मिनिमम आपके मेंबर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 और 100 हो सकते हैं। 50 नॉर्मल कंडीशन हो सकते हैं, 100 में कंपनीज एक्ट में हमें जाना पड़ेगा, 2014 को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से 100 भी बना सकते हैं। तो उसके कुछ प्रोविजंस हमको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद जो मैंने आपसे कहा था वो एग्रीमेंट का था। एग्रीमेंट आपका ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, लेकिन कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे ऑप्शनल है, लेकिन बेस्ट है कि वो रिटन हो। थर्ड जो मैंने आपसे कहा वो कहा बिजनेस का, वो मैंने आपको बता दिया, लॉफुल, इलीगल, और वो आप मूवी के नाम से याद रख सकते हैं, इमरान हाशमी को याद रखिए, वो आपको याद रहेगा। और फोर्थ जो मैंने आपको बताया वो बताया प्रॉफिट शेयरिंग का। प्रॉफिट शेयरिंग में आप लिटिल चैंप याद रखेंगे तो जो माइनर की जो केस की कंडीशन है वो आपको याद रहेगी, तो जो माइनर होगा वो लॉस शेयर नहीं करेगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में प्रॉफिट लिखा हुआ है। जो लोग लॉ लिखते हैं वो बहुत ही दूर का सोच करके लिखते हैं, इसीलिए उन्होंने केवल प्रॉफिट मेंशन किया है, लॉस को मेंशन नहीं किया। जरूरी नहीं है कि वो लॉस भी शेयर करे, और माइनर तो करेगा ही नहीं। बेशक वो एग्रीमेंट कर लेगा, आप उसे साइन करवा लेंगे, इसके बाद भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस आदमी की एज 18 ईयर से कम है वो कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। कानून की निगाह में वो ना समझ है, और जब वो ना समझ है तो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट कर भी लिया, साइन कर भी दिए, तो भी ये माना जाएगा कि तुमने उस पर प्रेशराइज करके जोर जबरदस्ती करके साइन करवा लिए गए होंगे। इसीलिए आप पुरानी मूवियां देखेंगे, उनमें जो बच्चे होते हैं हीरो वगैरह, वो उनके चाचा मामा जो उनको पालते थे वो 18 साल तक का वेट करते थे कि ये 18 साल का हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक वो 18 साल का नहीं होगा तब तक उसकी प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते हैं। तो मूवी भी देखो तो बड़े ही अच्छे से एक एक चीज को समझ करके। अब हम बात करते हैं इसके अंदर अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिएगा, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब यह है कि जब आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो फिर क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे। तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देंगे और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से लेंगे। अगर कोई पार्टनर कहता है कि भैया हमने पैसा ज्यादा लगाया है तो भैया ज्यादा लगाया है, उसके बाद भी हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको डीड बनानी चाहिए तो ही वो चीजें काम करेंगी। डीड नहीं बनाई है तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होगी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होगी, सैलरी यानी कि बोनस, सैलरी, बोनस, कमीशन कोई बात नहीं होगी, रेम्युनरेशन की कोई बात नहीं होगी। और इंटरेस्ट ऑन एडवांस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, जो पार्टनर ने प्रोवाइड किए हुए हैं फर्म को, उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप बोलो साहब हमने तो 10 की बात की थी, तो 10 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया 10 की बात जब लगेगी जब आप एग्रीमेंट बना लो। एग्रीमेंट नहीं बनाया, आपकी मिस्टेक है तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। कोर्ट में भी आप जाएंगे तो जज साहब कहेंगे भैया पार्टनरशिप एक्ट उठा के लाओ, मैं वो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लेता हूं। पार्टनरशिप एक्ट जब वो पढ़ेंगे और पढ़ करके फिर वो आपको बताएंगे कि भैया यहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा? लोन पे 10% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको 10% का चाहिए तो आपको डीड बना लेनी थी, और डीड बनी होती, उसमें लिखा होता, उस पर सबके साइन होते, प्रूफ हो जाता, वो कहते ठीक है भैया दो इनको, तो आपको देना पड़ता।
इसके साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है या जो एडवांस में जो 6% की हमने बात की, वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। इसका मतलब ये है चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो पार्टनर को देना है वो देना ही पड़ेगा। इस बात का वेट नहीं किया जाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। भैया चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम इसमें दो चीजें और समझ लें कि सिमिलर बिजनेस एक्चुअली क्या होता है। जब पार्टनरशिप आपने की तो मान लीजिए उस पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? 3। 3 पार्टनर कौन कौन से हैं? 3 पार्टनर हैं यश गुप्ता, मयंक देशमुख और देवेंद्र साक्या। तो ये 3 पार्टनर हैं। अब ये 3 पार्टनर हैं, इन तीनों पार्टनर ने मिलकर के पार्टनरशिप की और इनका बिजनेस था, सपोज कर लीजिए होटल का। अब इसमें से जो यश हैं, यश गुप्ता हैं, उन्होंने अपना दिमाग चलाया कि इन्होंने एक जो होटल का बिजनेस किया था, इन्होंने उसी होटल के सामने एक होटल और ओपन कर लिया और इनके होटल में जो भी लोग आते थे, जो इनके पार्टनरशिप का होटल था, वहां जितने भी लोग आते थे धीरे धीरे करके ये उस होटल में शिफ्ट कर देते थे। धीरे धीरे जब बाकी के जो 2 पार्टनर हैं उनको ये एहसास हुआ कि यार ये तो इन्हीं का होटल है, तो उस होटल से जो उन्होंने पर्सनली खोला हुआ है, उस होटल से जो प्रॉफिट होगा वो भी तीनों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये सिमिलर बिजनेस है। और सिमिलर बिजनेस अगर उस बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है, उस बिजनेस पे असर डाल रहा है, उस बिजनेस के प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो उस बिजनेस से भी जो प्रॉफिट होगा वो भी सारे पार्टनर्स में बटेगा। लेकिन मान लीजिए वो सिमिलर नेचर का बिजनेस होता लेकिन वो इतनी दूर होता कि उसका इंपैक्ट इस बिजनेस पे नहीं आता, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर सिमिलर नेचर का बिजनेस है, उसकी वजह से जो पुराना बिजनेस है पार्टनरशिप का, उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो फिर उसका प्रॉफिट आपको बांटना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमने वहां इतनी मेहनत की, कोई मेहनत नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ प्रॉपर्टी। अब सपोज कर लीजिए मैंने आपसे कहा कि यश गुप्ता है, मयंक है, देशमुख है उसमें, और उसमें देवेंद्र साक्या है। ये 3 पार्टनर हैं। अब ये 3 पार्टनर हैं, इन 3 पार्टनर ने मिलकर के बिजनेस चालू किया होटल का। मान लीजिए होटल का जो बिजनेस चालू किया था उसमें इन्होंने एक कहना चाहिए कार भी मेंटेन रखी। जब ये कहीं जाते थे तो बाकायदा उस कार का यूज करते थे। अब सपोज कर लीजिए वो कार खड़ी करने की जगह थी देवेंद्र के यहाँ पे, देवेंद्र उस कार को ले जाकर के अपने घर खड़ी कर लेते थे। अब ये क्या करते थे कि रात में उस कार को किराए से दे देते थे और उससे उनको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी। मतलब दिन का 2-3 हजार रुपए उनको आसानी से मिल जाता था। महीने का 50, 60, 70, 80 हजार रुपए वो कमा रहे थे। लेकिन ये पता नहीं था किसको, यश को पता नहीं था, मयंक को पता नहीं था। यश और मयंक को ये पता चल गया कि भैया ऐसा कर रहे हैं। तो अगर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कोई भी पार्टनर अगर उससे प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट भी उसको बाकी के पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। इसलिए फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो ये नहीं कह सकते कि आपने वहां पर मेहनत की, उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे पार्टनर्स में आपको बांटना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमारी ये जो चीजें हैं वो यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो